नमस्कार दोस्तों, मैं नीलम सिंह स्वागत करती हूँ आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल यूनिक्लो अड्डा पर। आज हम जानेंगे रूसी क्रांति यानी रशियन रिवॉल्यूशन, जो 1917 में हुई और जिसने पूरी दुनिया की राजनीति और समाज को बदल कर रख दिया था। ये क्रांति नहीं थी, यह था एक नई विचारधारा का जन्म, राजशाही का अंत और सोवियत संघ की शुरुआत। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। ये हमारे आज के मुख्य टॉपिक हैं जिन्हें हमें कवर करना है। परिचय ये देखेंगे पहले, देन रूस की स्थिति क्रांति से पहले, रूस की क्या कंडीशन थी जिस टाइम पर क्रांति हुई उससे पहले। 1905 की क्रांति के बारे में जानेंगे, असफल हुई वो लेकिन क्यों हुई, असफल तो रही, उसके क्या क्या कारण हुए और महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है वो। फरवरी क्रांति क्या थी, उसका अंत किस तरीके से हुआ। अक्टूबर क्रांति होती है बोल्शेविक सत्ता में, क्रांति के बाद के परिवर्तन क्या क्या रहे, दुनिया पर क्या प्रभाव हुआ इस क्रांति का, और लास्ट में देखेंगे निष्कर्ष। परिचय। रूसी क्रांति 20वीं सदी की सबसे प्रभावशाली और ऐतिहासिक घटनाओं में से एक थी। ये कब हुई थी? 20वीं सदी में हुई थी, 1917 में उसको 20वीं सदी मानेंगे। तो सबसे प्रभावशाली और ऐतिहासिक घटनाओं में से एक मानी जाती है, जिसने न केवल रूस की राजनीतिक सामाजिक संरचना को जड़ से बदल दिया, बल्कि विश्व स्तर पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। इस क्रांति से रूस में ही चेंजेस नहीं आए, बल्कि पूरे विश्व में चेंजेस देखने को मिले, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, पूरी तरीके से बदल दिया। यह क्रांति मुख्यतः 1917 में 2 चरणों में हुई थी, 2 स्टेप में हुई थी क्रांति, फरवरी क्रांति और अक्टूबर क्रांति। इन 2 मंथ में बोल सकते हैं, इन मंथ में हुई होगी इसलिए इसको 2 चरणों में बोलते हैं। और उसका मुख्य जो पर्पस था वो था जारशाही शासन को समाप्त कर एक समाजवादी सरकार की स्थापना करना। जारशाही शासन होता होगा रूस में इस टाइम पर, तो उस शासन को समाप्त करके एक समाजवादी शासन की स्थापना करना, ये इसका मोटिव था। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में रूस में भारी सामाजिक असमानता, आर्थिक संकट, राजनीतिक दमन और युद्ध की विभीषिकाएं व्याप्त थी। जार निकोलस द्वितीय के निरंकुश शासन के खिलाफ जनता में असंतोष चरम पर था। जार निकोलस ये नाम है, इसका शासन चल रहा था रूस पर, तो उसका जो शासन करने का जो तरीका था वो बिल्कुल ही दमनकारी हो सकता है। उस शासन के खिलाफ थी जो रूस की जो जनता थी, तो उसके खिलाफ ही इन्होंने क्रांति करनी स्टार्ट करी है। किसानों को ज़मीन नहीं थी इसके टाइम पर, मजदूरों की हालत बिल्कुल बेकार थी, और जो मध्यम वर्ग था उसको राजनीतिक भागीदारी का कोई अधिकार नहीं था। इसके साथ ही रूस की असफल सैन्य नीतियाँ और प्रथम विश्व युद्ध ने आम जनता की परेशानियों को और बढ़ा दिया। ये सब कारण रहे हैं क्रांति होने के। इन सब परिस्थितियों ने मिलकर रूस में क्रांति का वातावरण तैयार कर दिया। तो ये सारी कंडीशंस थी जिसकी वजह से क्रांति हुई। जब फरवरी 1917 में जार का तख्ता पलटा गया, जार निकोलस को हटा दिया गया उसकी गद्दी से 1917 में फरवरी में, और अस्थायी सरकार बनी, तब लगा कि सुधार आएंगे। उसको हटा करके दूसरी सरकार बन गई, तो लोगों को लगा कि अब चेंजेस आ सकते हैं, सुधार हो सकते हैं अब देश में। लेकिन जब वह भी सरकार विफल रही, जो न्यू सरकार बनी वो भी चेंजेस लाने में विफल रही, तब अक्टूबर 1917 में बोल्शेविक पार्टी, ये पार्टी का नाम है बोल्शेविक, इस पार्टी के लेनिन के नेतृत्व में सत्ता में आई। बोल्शेविक पार्टी, लेनिन नाम है, ये सत्ता में आई, इसकी फिर सरकार बनती है और एक समाजवादी शासन की स्थापना होती है। इस तरीके से रूस में समाजवादी शासन जन्म लेता है। रूसी क्रांति केवल सत्ता परिवर्तन नहीं थी, यह एक विचारधारा का आंदोलन था जिसमें समाज को समानता, न्याय और अधिकार दिलाने का सपना देखा गया है। एक तरीके से रूस में जो ये सत्ता परिवर्तन हुआ है, केवल ये सत्ता परिवर्तन ही नहीं होना था, बल्कि एक तरीके से विचारधारा का ख़त्म होना भी था, और जो समाज में असमानता फैली हुई थी, अन्याय हो रहा था, उस सबको भी ख़त्म करना था। रूस की क्रांति से पहले जार निकोलस द्वितीय का शासन। रूस में जब उस समय जार निकोलस सेकंड की तानाशाही चल रही थी, उस टाइम पर जार को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था, उसकी बात अंतिम होती थी, जो वो बोल देता था वो अंतिम माना जाता था। जनता को कोई राजनीतिक अधिकार नहीं था, ना चुनाव, ना अभिव्यक्ति, ना आज़ादी, किसी भी तरीके की उनको आज़ादी नहीं थी जनता को निकोलस के टाइम पर। सेकंड क्या था? सामाजिक असमानता। 3 वर्ग थे, उच्च वर्ग, राजा, कुलीन, चर्च, ये सब आते थे इसमें। धन, जमीन और सत्ता इनके पास होती थी। सेकंड था मध्यम वर्ग, जिसमें व्यापारी, पढ़े लिखे लोग होते थे, लेकिन इनकी राजनीतिक शक्ति नहीं थी।
तीसरा था निचला वर्ग, जिसमें किसान, मजदूर ये सब आते थे जो कि शोषण के शिकार हुआ करते थे। रूस की 80% जो आबादी थी वो किसान थी, लेकिन ज़मीन उनके पास नहीं थी। किसान होने के बावजूद उनके पास ज़मीन नहीं थी। मजदूरों की हालत भी बदतर थी। काम के घंटे ज़्यादा होते थे, मजदूरी कम होती थी और सुविधाएं बिल्कुल ना के बराबर ही थे। तो ये सब किया जाता था किसानों के साथ। थर्ड है औद्योगिकरण और श्रमिक असंतोष। 1890 के दशक में रूस में औद्योगिकरण शुरू होता है, लेकिन पश्चिम के मुकाबले धीमा रहता है। औद्योगिकरण तो आ जाता है, टेक्नोलॉजी जो आती है उसकी स्टार्टिंग तो आती है, लेकिन जो पश्चिम में जिस तरीके से चल रहा था उसके मुकाबले वो धीमा ही था। मजदूरों की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई। ट्रेड यूनियनों पर पाबंदी थी, कोई बोल नहीं सकता था। चौथा था पहला विश्व युद्ध, जो कि 1914 से 1918 तक चला। रूस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध में भाग ले लिया। सैनिकों की भारी संख्या में मौत, राशन की कमी, महंगाई, बेरोजगारी, आम जनता सब परेशान हो चुके थे। यही सब कारण रहे थे जो कि क्रांति होने के कारण रहे, नींव रहे। 1905 की क्रांति असफल लेकिन महत्वपूर्ण। असफल रही है क्रांति, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट मानी जाती है। 1905 में एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया था, जिसे ब्लडी संडे कहा गया। मीन्स संडे के दिन हुआ होगा वो, उस दिन बहुत ज़्यादा खून खराबा हुआ होगा, तो इसको ब्लडी संडे वैसे ही कहा जाता है। सैनिकों ने निहत्थी जनता पर गोली चला दी, वही सैनिकों द्वारा गोली चला दी गई जनता पर। इसके बाद जॉर्ज निकोलस द्वितीय ने मजबूरी में डूमा यानी एक संसद की स्थापना की। ये संसद का नाम है डूमा, लेकिन उसे बार बार भंग कर दिया था। तो ये जॉर्ज ने ऐसा किया। लोगों का भरोसा खत्म होने लगा था, क्रांति की चिंगारी सुलग रही थी, तो इसी वजह से क्रांति हुई। फरवरी क्रांति, जार का अंत। फरवरी 1917 में पेट्रोग्राड, अब सेंट पीटर्सबर्ग, पेट्रोग्राड था उसको आज हम सेंट पीटर्सबर्ग के नाम से जानते हैं। इसमें दंगे शुरू हो गए। कब? फरवरी में। सैनिकों ने भी जार के आदेश मानने से इनकार कर दिए। जॉर्ज निकोलस द्वितीय ने गद्दी छोड़ दिया। जो जार का जो शासन था वो समाप्त हो गया। एक अस्थायी सरकार, प्रोविजनल गवर्नमेंट की स्थापना हुई, वो बनाई गई अस्थायी सरकार, लेकिन इस सरकार ने युद्ध जारी रखा। ये सरकार तो बनी, लेकिन इसने क्या किया, युद्ध को जारी रखा, ख़त्म नहीं किया और ज़मीन का पुनर्वितरण नहीं किया। जनता की उम्मीदें टूट गई। अब बारी थी दूसरी क्रांति की। अभी सरकार बनी तो इसने भी जनता की जो मांगे थी वो पूरी नहीं की, तो जनता की जो उम्मीद थी वो टूट गई। तो फिर जनता ने क्या किया, दूसरी क्रांति करनी स्टार्ट कर दी। अक्टूबर क्रांति, बोल्शेविक सत्ता में। बोल्शेविक पार्टी और लेनिन। बोल्शेविक पार्टी के नेता व्लादिमीर लेनिन थे। उन्होंने शांति, रोटी और ज़मीन का नारा दिया था। लेनिन ने जनता से कहा, युद्ध समाप्त करो, ज़मीन किसानों को दो, फैक्ट्री मजदूरों को दो। तो ये लेनिन ने ऐसा कहा। सत्ता पर कब्जा। अक्टूबर 1917 में बोल्शेविकों ने अस्थायी सरकार को उखाड़ फेंका। अब सत्ता लेनिन और बोल्शेविक पार्टी के हाथ में आ गई थी। जो जिस टाइम पर फरवरी में अस्थायी सरकार बनी थी वो ख़त्म हो गई। अब जो सरकार बनी है वो बोल्शेविक पार्टी की बनी है और वो स्थायी सरकार थी। इसे ही कहते हैं अक्टूबर क्रांति, जो कि अक्टूबर में इसकी स्थापना हुई, तो इसलिए इसको अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। क्रांति के बाद के क्या क्या परिवर्तन आए। जमीन का पुनर्वितरण किया गया। जमीन जमींदारों से लेकर किसानों में बांट दी गई। उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया गया। सभी उद्योगों को सरकार के नियंत्रण में लिया गया। श्रमिक समितियां बनाई गई। नया संविधान और यूएसएसआर, जिसे हम सोवियत संघ कहते हैं, वो यूएसएसआर भी है। 1922 में बना सोवियत संघ एक समाजवादी राज्य था। वर्गहीन समाज का सपना, एक समान समाज। तो ये सभी चेंजेस देखने को मिले। दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ा। रूसी क्रांति ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। अब पूंजीवाद और समाजवाद के बीच वैचारिक युद्ध शुरू हुआ। भारत में भी भगत सिंह, एम.एन. रॉय जैसे नेता इससे प्रभावित हो गए। तो जो रूस में जो हुआ उसकी वजह से पूरे विश्व में प्रभाव हुआ इसका, और धीरे धीरे भारत में भी इसके असर देखने को मिले। तो आइए अब बात करते हैं निष्कर्ष की। रूसी क्रांति का महत्व केवल रूस तक सीमित नहीं था, बल्कि यह विश्व इतिहास में एक मोड़ बन गई। एक तरीके से ये नहीं कि रूस में हुई है तो पूरे रूस तक सीमित रही है, पूरे विश्व में फैल गई। यह क्रांति दर्शाती है कि जब आम जनता राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक शोषण से त्रस्त हो जाती है तो वह परिवर्तन के लिए उठ खड़ी हो सकती है। तो ये इसने बताया। इस क्रांति ने न केवल एक निरंकुश राजशाही का अंत किया, बल्कि एक वर्गहीन समाज की कल्पना को साकार करने की दिशा में पहला कदम भी रखा। लेकिन लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों ने
बोल्शेविकों ने समाजवादी शासन स्थापित किया, जिसने भूमि, उद्योग, संसाधनों को निजी हाथों से निकालकर राज्य के नियंत्रण में रख दिया। हालांकि बाद के वर्षों में सोवियत संघ में कई चुनौतियां और दमनात्मक नीतियां भी देखने को मिली, लेकिन फिर भी रूसी क्रांति ने यह सिद्ध कर दिया कि विचारों की ताकत बंदूकों से बड़ी होती है। इस क्रांति से प्रेरणा लेकर कई देशों में कम्युनिस्ट और समाजवादी आंदोलनों की शुरुआत हुई, जिससे पूंजीवाद और समाजवाद के बीच वैचारिक संघर्ष शुरू हुआ, जो शीत युद्ध तक चला आया। रूसी क्रांति एक उदाहरण है कि इतिहास में कैसे एक आंदोलन राजनीतिक क्रांति, सामाजिक परिवर्तन और वैश्विक प्रभाव का स्रोत बन सकता है। तो गाइस, ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आप चाहते हैं कि इतिहास नई पीढ़ी तक पहुँचे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।